बिल्कुल, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मुकेश, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड आईसीएसई बोर्ड था मेरा क्लास 10 में, फिर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है आईआईटी खड़गपुर से। खड़गपुर से, अच्छा। उसके बाद ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट। इससे पहले आप कभी इंटरव्यू में आए हैं या ये पहला इंटरव्यू था? नहीं, मेरा पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा गया इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू पता नहीं चला कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। तो मतलब क्वेश्चंस काफ़ी नेचुरली पूछ रहे थे, तो मैं भी नेचुरली रिस्पांस दे रहा था। किस तरह के क्वेश्चंस थे, थोड़े से बताएंगे व्यूअर्स को? मेरे डेव से ही क्वेश्चन था। अच्छा। मैंने काम किया था डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट। सो डेटा से थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया कि डेटा से क्या इश्यूज हो रहा है, और फिर फॉरेन कंपनीज क्यों डेटा से लोकलाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। बाकी फिर रानीगंज से पूछा था, कोल माइंस रहता है वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि आसपास क्या इश्यूज़ है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है तो उससे तुम कैसे रिकवर करोगे, रिप्लेस करोगे, ये सब। और उसके बाद साइकोलॉजी ऑप्शनल से पूछा मैम ने एक, उनसे पूछा कि ह्यूमन्स आर प्रोग्राम सो इज इट ट्रू, से इट फ्रॉम द साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। ये था, और साइकोलॉजी से फैक्चुअल क्वेश्चन थे और भी। और एक फाइनल पैनलिस्ट ने पूछा कि एआई से क्या जॉब्स में क्या चेंजेस आएंगे, और तुम कैसे जॉब जनरेट करोगे एआई से, ऐसा था। तो आपका ऑप्शनल साइकोलॉजी है। हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता ज़्यादा बच्चे लेते हैं। हाँ, Optional लोग में? कम लेते हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। सिलेबस 2 छोटा है, बट गाइडेंस थोड़ी की कम ही कमी है। है थोड़ी, तो आप थोड़ा सा बताइए जो लोग साइकोलॉजी लेने की सोच रहे अभी हैं। गाइडेंस बढ़ गई है, पहले कम थी। कोई बुक अभी आप तो बताना चाहेंगे कि जो स्पेशल है, मतलब स्टैंडर्ड बुक है साइकोलॉजी के लिए? साइकोलॉजी के लिए बहुत सारी बुक्स है, मतलब बेसिक बैरन और सिजरेली है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए स्मारक स्वयं है, बट ये बहुत ही बेसिक बुक्स है। अभी बहुत इसके साथ बहुत सारा एडिशन करना होता है, लाइक कोई कोचिंग के नोट्स हो गए, या फिर एक्स्ट्रा बुक्स हो गए, वहाँ से जो मिसिंग कंटेंट है उसके कंटेंट को अपने स्टैटिक कंटेंट में ऐड करना, ये सब होता है मोस्टली। और अभी तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं, वहाँ से भी वैल्यू एडिशन हो जाता है। आपने कहीं से कोचिंग वगैरह करी थी? मैंने कोचिंग नहीं किया था ऑप्शनल का, अच्छा, नहीं मैंने खुद वैसे से पढ़ा। जर्नली यूपीएससी के लिए कहीं से कोचिंग करी थी आपने? मतलब किया था, विजन में किया था। अच्छा। हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कोचिंग क्या यूपीएससी के लिए ज़रूरी है या सेल्फ से भी हो सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? गाइडेंस होना चाहिए। तो गाइडेंस कोचिंग से मिलेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। कोचिंग वाले भी गाइडेंस नहीं दे पाते हैं अच्छे से। अच्छा, विजन आईएएस जैसे हो गए या फिर और बड़ी बड़ी कोचिंग्स हो गई, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब 400-500 बच्चे एक क्लास में हैं, क्या लगता है सबको पर्सनल अटेंशन मिल पाती है वहाँ पे? विजन का तो प्लेटफॉर्म थोड़ा कस्टमाइज था। अच्छा। वहाँ पे वो लोग आंसर राइटिंग भी साथ साथ कराते थे क्लास के साथ, बट वो इतना मतलब लोग कितना समझ पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका थ्योरी तो डेवलप नहीं हुआ है ना उस समय, तो साथ साथ में आंसर राइटिंग भी कराना थोड़ा सा वैसा रहता। बट अटेंशन देना तो डिफ़िकल्ट है, आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाइडेंस वो आपको किसी से भी मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, सीनियर से मिल सकता है। खुद से भी इंट्रोस्पेक्ट करो ज़्यादा, कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा, ताकि तुम फीडबैक खुद से फीडबैक ले सको, बाकी से फीडबैक लो, उस पर जल्दी काम करो। आंसर राइटिंग के लिए क्या करते थे आप, कुछ स्पेशल? ये तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए इस बार का मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वैसे तो मैं पहले लिखता था नॉर्मली, बट इस बार मतलब मैंने टॉपर्स के कॉपी देखे थे, अच्छा, और उसके श्रुति शर्मा मैम का, ओके। तो उनके क्वेश्चंस मैं देख लेता था, और उसको आंसर मैं खुद से लिखता था। उसके बाद मैं कंपेयर करता था उनके आंसर को अपने आंसर को, उन्होंने क्या वैल्यू एडिशन किया, क्या प्रेजेंटेशन फॉलो किया, माइन्यूट चीज़ें, तो वो सब देखा मैंने अच्छे से, और फिर इनकॉर्पोरेट किया अपने में, क्योंकि मैम का तो अनएक्सेप्शनल मार्क्स था, तो मैंने सोचा कि कुछ तो अच्छा होगा, तो वो किया मैंने। बाकी मैं ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करता था। मतलब आंसर तो लिखना एक पार्ट हो गया, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना। 7 मिनट तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है सोचने का, बट वो थिंकिंग जब हैबिट में बन जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, हर साल 5 से 7 लाख बच्चे इसका एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ हज़ार ही बस सिलेक्ट हो पाते हैं।
क्या कमी रह जाती है, मतलब क्या लगता है जो लोग प्री नहीं क्लियर कर पाते? क्या उनके लिए क्या मतलब क्या मतलब आपको क्या लगता है प्रिपरेशन में क्या वो कमी रह जाती है उनसे जो प्री क्लियर नहीं कर पाते? प्री की क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा, तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही इसमें तो तो ज़्यादा तो फोकस, अच्छा ये बताइए, आपने प्री दिया, सी सेट दिया, दोनों में से टफ ज़्यादा क्या लगा? दोनों ही इस बार तो दोनों ही अनकन्वेंशनल पेपर था। सी सेट तो काफ़ी टफ सी सेट भी टफ था, मुझे तो टफ लगा। और पेपर 1 भी टफ लगता है, वो हमेशा ही टफ रहता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा टफ था। बट हाँ, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी बताना है तो हार्ड वर्किंग ह्यूमन का वीडियोस है वहाँ पे, मतलब सर मनीष सर है, तो वो मतलब सिंपल स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किस तरह से आंसर्स को हमें ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन में एक स्टोरी लाइन होता है एक्चुअली, तो वो स्टोरी लाइन से हमें समझना चाहिए कि ये आंसर किस तरह डायरेक्शन में जा सकता है। तो वो बहुत ही अपने को CID की तरह समझना होता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो करते थे या कोई मंथली मैगजीन? करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन आइज का मैगज़ीन फॉलो करता था, और मैंने न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा ही? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं। अच्छा, मतलब वरना सब लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन पढ़ लो तो अच्छा है आई थिंक लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों का भी 2024 में प्री का एग्जाम होने वाला है, मुश्किल से 3-4 महीने बचे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उन्हें इस मोमेंट पर किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिवीजन पर या और नया कंटेंट पढ़ने पर? अभी तो टाइम है प्रीलिम्स के लिए, अभी आप ऑप्शनल वगैरह ख़त्म कर लो और एथिक्स कर लो अच्छे से। ऐसे राइटिंग का एक नेचुरल फ्लो बना लो, किस तरह से आप लिख सकते हो, अपने से लिखो और फिर फीडबैक ले लो कोई टीचर से। ऑप्शनल एक बार तो पढ़ लो कम से कम अच्छे से, और सॉर्ट आउट कर लो नोट्स को, ताकि प्रीलिम्स के बाद दिक्कत ना हो। बाकी प्रीलिम्स की पढ़ाई आप मिड फरवरी से कर सकते हो आई थिंक, मिड फरवरी से, लेकिन साथ साथ में 2-3 घंटे मेंस के लिए पढ़ते रहना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स का तो यार वैसा ही थोड़ा पेपर डायनेमिक होता है, तो आई थिंक मेंस की जो स्टडी होती है वो हेल्प करती है प्रीलिम्स में, तो मेंस को साइडलाइन नहीं करना चाहिए, साथ साथ लेके चलना साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि मेंस से एप्टीट्यूड बनता है, प्रीलिम्स में वैसा ही एप्टीट्यूड चाहिए होता है जो मेंस में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को हमें मतलब करेक्ट करके आने हैं, फैक्चुअल तो होता ही नहीं है।